हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का अपना टॉपिक है एस्कैरस का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल ऑफ एस्कैरस। एस्कैरस के लाइफ साइकिल से संबंधित जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं फर्स्ट ईयर में, वो मुख्य रूप से ये है कि इसकी संक्रामक अवस्था कौन सी है। और इसमें दो प्रकार के भ्रमण होते हैं, प्राथमिक भ्रमण और द्वितीयक भ्रमण, यानी प्राइमरी माइग्रेशन एंड सेकेंडरी माइग्रेशन। तो कभी कभी केवल प्राइमरी माइग्रेशन पूछा जाता है, कभी कभी सेकेंडरी माइग्रेशन पूछा जाता है, और कभी टोटल जो है इसकी लाइफ साइकिल के बारे में पूछा जाता है। तो हमें इसके दोनों माइग्रेशन बताने हैं, यानी प्राइमरी माइग्रेशन एज वेल एज सेकेंडरी माइग्रेशन। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं इसमें। इस लाइफ साइकिल ऑफ एस्कैरिस में हमें पता है कि एस्कैरिस जो है ये हमारी आंत्र का परजीवी है। आंत्र का परजीवी है तो इसका मतलब मेल और फीमेल यदि दोनों हमारी आंत्र में उपस्थित हैं, यानी मनुष्य की आंत्र में उपस्थित है, तो जो है इनमें रिप्रोडक्शन पॉसिबल होगा। अगर केवल मेल है या केवल फीमेल है तो जो है रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसा व्यक्ति जिसके आंत्र में मेल और फीमेल दोनों एस्कैरिस उपस्थित है, तो ये एस्कैरिस आपस में मैथुन क्रिया करेंगे, और मैथुन क्रिया के परिणाम स्वरूप जो है इसमें क्या बनेंगे, फर्टिलाइज्ड एग। एक फीमेल एस्कैरिस एक दिन में लगभग 2 लाख के करीब अंडे दे सकती है, और एक फीमेल एस्कैरिस का जो गर्भाशय है उसमें लगभग 2 से 3 करोड़ तक के अंडे संचित रह सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये डायग्राम शो किया गया है इंटेस्टाइन का, और इंटेस्टाइन के अंदर मेल और फीमेल एस्कैरिस दोनों उपस्थित हैं, और इनमें जो है इनमें जो है कॉपुलेशन हुआ। कॉपुलेशन के बाद में इसमें जो है ये अंडे बने, अंडे फर्टिलाइज्ड हुए। फर्टिलाइज्ड अंडे जो हैं ये यहाँ पर फर्टिलाइज्ड अंडे जो हैं ये विष्ठा के साथ में समय समय पर एनस के द्वारा बाहर त्याग दिए जाते हैं। तो ये आ गया बाहर एग। ठीक है, ये जो अंडा है इसका जो परिवर्धन है, फर्टिलाइज्ड एग का परिवर्धन जो है मनुष्य की आंत्र में नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि इसको डेवलपमेंट के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, और वो टेम्परेचर है अबाउट 29.5 डिग्री सेल्सियस। और हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है ये 39 डिग्री सेल्सियस होता है लगभग, और 38 डिग्री सेल्सियस पर ये जो एग हैं, फर्टिलाइज्ड एग, ये जो है ये सरवाइव नहीं कर पाते हैं। और अगर टेम्परेचर 15.5 डिग्री से कम हो जाता है तो भी जो है इनका आगे का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इसीलिए, और इन्हें फ्री ऑक्सीजन चाहिए होता है फर्दर डेवलपमेंट के लिए। तो ये आंत्र में रहते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती है, पर्याप्त नमी भी नहीं होती है, और जो है टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, इसीलिए हमारी आंत्र के अंदर इनका परिवर्धन आगे नहीं हो पाता है। तो समय समय पर ये फर्टिलाइज्ड एग जो है ये विष्ठा के साथ बाहर त्याग दिए जाते हैं। एग जो है इसके बाहर 3 आवरण हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ट्रिपलेट लेयर। ट्रिपलेट लेयर, 3 लेयर हैं जो इसको एम्ब्रियो को अंदर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लगभग 10 से 14 दिन के टाइम में इसमें डेवलपमेंट होगा। फर्टिलाइज्ड एग है तो क्लीवेज होगा, विदलन। विदलन के परिणाम स्वरूप 16 कोशिकीय अवस्था जो होती है उसको कहेंगे ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के बाद में बनेगा गैस्ट्रुला, और गैस्ट्रुला के बाद में बनती है फर्स्ट लार्वा स्टेज। इसकी जो फर्स्ट लार्वा स्टेज है, यहाँ देखो आप, अभी फर्स्ट लार्वा स्टेज के बाहर अभी भी जो है आवरण है, अभी भी बाहर एनवलप है। इसका मतलब फर्स्ट लार्वा स्टेज जो है वो अभी भी अंडे के कवच के अंदर उपस्थित है, और इस लार्वा को कहते हैं रैब्डिटॉइड लार्वा। रैब्डिटॉइड लार्वा इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इस लार्वा के अंदर एलिमेंट्री कैनाल बन चुकी है, नर्व रिंग बन चुकी है, और एक्सक्रीटरी कैनाल बन चुकी हैं। और इस तरह की संरचना एक दूसरा नेमेटोड जिसका नाम है रेप्टॉइड उसके जैसी होती है, इसीलिए इस लार्वा अवस्था को रैब्डिटॉइड लार्वा कहते हैं। और इस पूरे अंडे को क्या कहेंगे?
एम्ब्रियोनेटेड एग, क्योंकि इस एग के अंदर एम्ब्रियो है, तो इसको क्या कहेंगे, एम्ब्रियोनेटेड एग। तो ये फर्स्ट स्टेज ऑफ लार्वा है। लेकिन यह रैबिडोइड लार्वा जो है ये संक्रामक नहीं है, यानी इससे संक्रमण नहीं होता है। तो उसके बाद में जो है लगभग 7 से 10 दिन के बाद में इसमें फर्स्ट माउल्टिंग होगी, निर्मोचन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप बनेगा सेकंड लार्वा स्टेज। सेकंड लार्वा स्टेज जो है ये संक्रमणकारी अवस्था है। तो यह संक्रमणकारी अवस्था जो है ये लगभग 6 साल तक संक्रमणकारी बनी रह सकती है, यदि इसको पर्याप्त नमी मिल रही है और पर्याप्त ऑक्सीजन मिल रहा है और टेम्परेचर सफिशिएंट है, यानी 29 के आसपास है, डिग्री सेल्सियस के आसपास है, तो ये संक्रमणकारी अवस्था 6 साल तक जो है सरवाइव कर सकती है। ऐसी लार्वा से संदूषित जल या भोजन यदि कोई व्यक्ति ले लेता है पानी के साथ में या भोजन के साथ में, तो यह लार्वा जो है उस मनुष्य में पहुंच जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है एम्ब्रियोनेटेड एग स्वेलोड इन कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर, यानी भोजन के साथ या पानी के साथ यदि यह लार्वा मनुष्य ग्रहण कर लेता है तो यह लार्वा मनुष्य के कहाँ पहुंच जाएगा, आंत्र में पहुंच जाएगा। ओरल लिया है, माउथ से लिया है, माउथ से लिया है तो कहाँ जाएगा, ये इंटेस्टाइन में अंततः पहुंच जाएगा। यहाँ पर ये इंटेस्टाइन में पहुंच गया। हमारी आंत्र में जो पाचक रस होता है उसमें जो एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम्स के कारण इसका जो कवच है बाहर का, ये कवच डिसॉल्व हो जाएगा। कवच के डिसॉल्व होने से लार्वा बाहर आ जाएगा। तो यहाँ जैसे डायग्राम में शो कर रखा है, कवच से बाहर आता हुआ लार्वा, सेकेंड स्टेज लार्वा हैचिंग आउट। अब यह जो लार्वा है यह इसकी साइज है लगभग 0.25 से 0.35 mm। यह लार्वा इंटेस्टाइन की जो वॉल है इसको भेद करके, ये इंटेस्टाइन की जो वॉल है इसको भेद करके चला जाता है हमारे सर्कुलर सिस्टम में, सर्कुलर सिस्टम में। और किस में जाएगा, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में, क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं और उसका पचित भोजन का अवशोषण होता है, उसके बाद वो अवशोषित जो भोजन है वो जाता है हमारे लीवर में, है ना, तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के द्वारा। तो ये जो लार्वा है ये हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के द्वारा लगभग 3 दिन के अंदर पहुंचा दिया जाता है, कहाँ पर, लीवर में पहुंच जाता है। यहाँ लिखा हुआ है इन लीवर थ्रू हिपैटिक पोर्टल वेन, तो हिपैटिक पोर्टल वेन के द्वारा ये लीवर में चला गया। अब लीवर से भी जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, हार्ट में, ठीक है। तो हार्ट में जाता है 3 से 4 दिन के बाद में, ये हिपैटिक वेन के द्वारा इन हार्ट थ्रू पोस्ट केवल वेन, तो ये पोस्ट केवल वेन के द्वारा पहुंचा दिया जाता है हार्ट वाले भाग में। हार्ट वाले भाग में पहुंच गया। हार्ट में कौन सी साइड में गया है, अभी ये राइट साइड में, क्योंकि राइट साइड में इम्प्योर ब्लड है, तो वहाँ पर ये पहुँचा दिया जाता है या पहुँच जाता है, भ्रमण कर रहा है, माइग्रेट कर रहा है, पहुँच जाता है। अब राइट ऑरिकल में आया, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आएगा। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है प्योरिफिकेशन के लिए, कहाँ पर, लंग्स में, किसके द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। तो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ये जो लार्वा है ये पहुंच जाता है लंग्स में, इन लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और लंग्स की यूनिट होती है एल्वियोलाई, कुपिकाएँ होती है ना, एल्वियोलाई। तो वहाँ पहुँचने के बाद में यह लगभग 6 दिन तक एल्वियोलाई में रहता है, और 6 दिन तक वहाँ रहने के बाद में अब इसमें होगा माउल्टिंग। फर्स्ट माउल्टिंग तो पहले ही हो चुका बाहर, तो अब इसके अंदर 6 दिन के बाद में सेकेंड माउल्टिंग होगा। नेक्स्ट 4 दिन के बाद में आफ्टर 4 डेज थर्ड माउल्टिंग होगा, और हर माउल्टिंग में इसकी साइज़ इंक्रीज़ हो रही है। और इस तरह से सेकेंड और थर्ड माउल्टिंग के बाद में इसकी
फोर्थ लार्वल स्टेज बन जाती है, जो लगभग 2 से 3 mm लंबी हो जाती है साइज में। तो लगभग लंग्स के अंदर एल्वेलाई में इसना कितना दिन स्पेंड करे? 10 दिन। 10 दिन के अंदर इसमें 2 बार माउल्टिंग हुई, सेकेंड माउल्टिंग एंड थर्ड माउल्टिंग, और फोर्थ लार्वल स्टेज बनी, और इसकी साइज हो गई 2 से 3 mm। उसके बाद में फोर्थ लार्वल स्टेज जो है ये इसकी, यह ट्रैकिया ब्रोंकाई वाले भाग में ऊपर चढ़ने लगती है और ट्रैकिया वाले भाग पर ऊपर पहुंचती है। तो हमारे गले के अंदर हमारी फूड पाइप और विंड पाइप पैरेलल है। तो ये ट्रैकिया वाले भाग में आने के बाद में जब ये दोनों जंक्शन, यानी एक मान लो ये ट्रैकिया वाला भाग है, विंड पाइप है, ये फूड पाइप है, तो ये यहाँ पहुँचने के बाद में जो है खांसी उत्पन्न होगी। और खांसी, जैसे हमारे गले में कोई चीज़ अटक जाती है तो खांसी आती है, तो अब ये गले में खराश सी होगी। खांसी के साथ ही ये कहाँ पहुँच जाता है? फेरिंक्स में पहुँच जाता है। कहाँ पहुँच गया? फेरिंक्स, यानी हमारी फूड पाइप में पहुँच गया। और फूड पाइप में पहुँचने के बाद अब इसका शुरू होता है द्वितीयक भ्रमण। तो ये है इसका, इतना पॉइंट क्या है इसका? फर्स्ट माइग्रेशन, ये यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट माइग्रेशन, जिसको लगभग कितना टाइम लगता है? 15 से 20 दिन का समय लगता है। तो फर्स्ट माइग्रेशन कहाँ से लेना है? संक्रमण हुआ, संक्रमण होने के बाद में ये हमारी इंटेस्टाइन में पहुंचा, इंटेस्टाइन में पाचक रस के द्वारा इसका आवरण डिसॉल्व हो गया, लार्वा वहाँ से फ्री हो गया। अभी लार्वा की साइज़ है 0.25 से 0.35 mm। ये इस अवस्था में लार्वा हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में गया, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के द्वारा लीवर में गया, लीवर से 3-4 दिन बाद में कहाँ पहुँच जाएगा? हार्ट में, हार्ट से पोस्ट हिपैटिक या पोस्ट कावल वेन में पहुँचाएगी, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा पहुँच जाएगा हमारे लंग्स में। लंग्स में ये लगभग 10 दिन तक रहेगा, जहाँ सेकेंड एंड थर्ड माउल्टिंग होगी। और उसके बाद में जो है ये इसकी साइज़ कितनी हो गई? लगभग 2 से 3 mm लंबा हो गया, और ये वापस कहाँ आ जाएगा? अब हमारे इंटेस्टाइन में ही वापस आ गया। तो ये फर्स्ट माइग्रेशन कंप्लीट हुआ। सेकेंड माइग्रेशन में अब ये जब आया है, तो इसकी, जब ये इंटेस्टाइन में आया है तब इसकी कौन सी अवस्था है? फोर्थ लार्वल स्टेज, जो 2 से 3 mm लंबा है। अब इसमें जो है और साइज़ में बढ़ोतरी होगी, और इससे इसकी बनेगी किशोरावस्था, यानी जुवेनाइल फॉर्म। ये साइज़ में बड़ा हो रहा है, जुवेनाइल फॉर्म। जुवेनाइल फॉर्म के बाद अब इसमें फोर्थ एंड लास्ट माउल्टिंग होगी, जिससे ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है इसमें से कई मेल या कई फीमेल एस्कैरिस जो हैं ये डेवलप होंगे। और 8 से 10 सप्ताह के बाद में, यानी लगभग 2.5 महीने में, ये जो एडल्ट में कन्वर्ट हुए हैं ये जनन क्षम्य हो जाते हैं, यानी इनमें रिप्रोडक्शन कैपेसिटी डेवलप हो जाती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, और अब ये जो है मैथुन क्रिया करने में सक्षम हो जाते हैं। और वापस वही प्रोसेस शुरू होगा, ये मैथुन क्रिया करेंगे, और मैथुन क्रिया करने के बाद में ये समय समय पर जो फर्टिलाइज्ड एग है ये विष्टा के साथ में शरीर से बाहर त्याग दिए जाएंगे। तो ये है इसकी सेकेंडरी माइग्रेशन। तो इस तरह से जो प्रश्न आता है उसमें, जैसे मैंने बताया, या तो पूरी लाइफ साइकिल आएगी, या कभी कभी केवल प्राइमरी माइग्रेशन पूछा जा सकता है और सेकेंडरी माइग्रेशन पूछा जा सकता है। इसी चीज़ को रे डायग्राम की सहायता से यहाँ समझाया गया है। समरी ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एस्कैरिस में शुरुआत किया है मैंने यहाँ पर कॉप्युलेशन से, यानी मैथुन क्रिया मनुष्य की आंत्र में होती है। मैथुन क्रिया के परिणाम स्वरूप जो है बाद में फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा? फीमेल एस्कैरिस के जो ओविडक्ट है उसमें, या जो गर्भाशय है उसके अग्रभाग में। फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप जाइगोट बनेगा। जाइगोट जो है इसमें, जाइगोट जो है ये समय समय पर अंडे मानव विष्टा के साथ में बाहर त्याग दिए जाते हैं। इनका डेवलपमेंट अंदर नहीं होगा, क्योंकि अंदर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं है, नमी नहीं है, और तापमान भी बहुत अधिक है।
और इनको कितना तापमान चाहिए? 29.5 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर है। ह्यूमिडिटी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। 15.5 डिग्री सेल्सियस से अगर कम है तो ये जो है डेवलपमेंट नहीं होगा, और 38 से अधिक डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है तो ये वैसे ही नष्ट हो जाएगा। फर्टिलाइज्ड एग में क्लीवेज होगा। क्लीवेज का प्रकार क्या है? स्पाइरल, डिटर्मिनेट एंड होलोब्लास्टिक। स्पाइरल, सर्पिल, डिटर्मिनेट निर्धारी, होलोब्लास्टिक पूर्णभंजी, जिसके परिणाम स्वरूप 16 कोशिका अवस्था बनेगी जिसको ब्लास्टुला कहेंगे। ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला बनता है, और 10 से 14 दिन के अंदर अंदर जुवेनाइल जो है बनता है एग के अंदर। अभी जो फर्स्ट लार्वा अवस्था बनी है वो रेप्टिडॉइड लार्वा कहलाती है, क्योंकि इसमें क्या है, केवल एलिमेंट्री कैनाल बनी है, नर्व रिंग बनी है और एक्सक्रीटरी ऑर्गन बना है, लेकिन ये संक्रमणकारी नहीं है। 7 से 10 दिन के अंदर इसमें सेकेंड लार्वा अभी भी अंडे में ही है, पर सेकेंड लार्वा अवस्था बनेगी। सेकेंड लार्वा अवस्था जो है ये संक्रमणकारी है, तो ये एम्ब्रियोनेटेड एग है जो संक्रमणकारी है। ये दूषित जल और भोजन के साथ में, खास तौर से बच्चे मिट्टी में खेलते हैं तो उसके साथ में जो है ये बच्चों में जा सकता है। ठीक है, फिर ये इन्फेक्शन हो जाएगा। ये पहुंचेगा कहाँ पर? इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग। इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद में हमारा जो पाचक रस है उससे अंडे का खोल पच जाएगा, लार्वा मुक्त हो जाएगा, जिसकी साइज अभी है केवल 0.25 से 0.35 mm। आंत्र की भित्ति को छेद करके या भेद करके ये पहुंच जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम से ये रक्त के साथ साथ परपोषी के शरीर में व्यापक भ्रमण करता है। तो यहाँ से शुरुआत होती है इसकी प्राइमरी माइग्रेशन की। ठीक है, लार्वा अपना भ्रमण 2 चरणों में पूरा करता है, प्राइमरी माइग्रेशन एंड सेकेंडरी माइग्रेशन। तो यहाँ तक ये अवस्था होगी इसके। अब उसके बाद में यहाँ आपको जो है ये आपको बता ही दिया था, ये इसकी प्राइमरी माइग्रेशन बता रखी है। इंटेस्टाइन हिपैटिक पोर्टल वेन के द्वारा 3 दिन में लीवर में पहुंच गया। पोस्ट कावा वेन के द्वारा या हिपैटिक वेन के द्वारा 3 से 4 दिन में हार्ट में पहुंच गया। हार्ट से ये कहाँ जाएगा? लंग्स में, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। लंग्स के एल्वेलाई में ये लगभग 6 दिन तक रुकने के बाद में इसमें सेकेंड माउल्टिंग होगी। फिर नेक्स्ट 4 डेज के बाद में इसमें थर्ड माउल्टिंग होगी, और जो है इस तरह से इसमें जो है लार्वा अवस्था जो है वो, अब इसकी साइज़ कितनी हो गई? 2 से 3 mm इसकी साइज़ हो जाएगी। ये प्राइमरी हो गया। ठीक है, और प्राइमरी माइग्रेशन, ये सेकेंडरी माइग्रेशन है। सेकेंडरी माइग्रेशन में क्या बताया था हमने? ये एल्वेलाई में 6 दिन के बाद में सेकेंड माउल्टिंग होगी, और फिर नेक्स्ट 4 डेज के बाद में जो है थर्ड माउल्टिंग होगी, फोर्थ लार्वा स्टेज। वहाँ से ये ब्रोंकाई में जाएगा, ब्रोंकाई से ये ट्रैकिया में चला गया, ट्रैकिया से ये फेरिंक्स में पहुँच गया, खांसी उत्पन्न हुई और फेरिंक्स में गया। वहाँ से ये ग्रासनाल में चला गया, वहाँ पर जो है अब इसमें फोर्थ लार्वा कन्वर्ट हो जाएगा एडल्ट में। पहले जुवेनाइल स्टेज बनेगी, फिर एडल्ट स्टेज बनेगी, और इसको 2 से 2.5 महीने के अंदर जो है ये जनन क्षम्य हो जाएंगे और जनन क्रिया इनमें होगी। तो इस तरह से जो है, और लाइफ स्पैन इन ह्यूमन बीइंग के अंदर एस्कैरिस जो है 9 महीने से लेकर के 1 साल तक जीवित रह सकता है। तो ये हो गया इसका प्राइमरी माइग्रेशन, सेकेंडरी माइग्रेशन। रे डायग्राम की सहायता से भी आपको बता दिया है और चित्र की सहायता से भी आपको समझा दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपके जो क्वेश्चंस हैं, जैसे पहला इसका लार्वा का नाम अगर पूछा जाता है वो है रेप्टिडॉइड लार्वा, फर्स्ट लार्वल स्टेज, जो संक्रमणकारी नहीं है। संक्रमणकारी कौन सी है? सेकेंड लार्वल स्टेज। ठीक है, और उसके बाद में प्राइमरी माइग्रेशन और सेकेंडरी माइग्रेशन। तो ये दोनों चीज़ें हमें जो है इसमें, ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको समझ सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।